नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। सबसे पहले हम सरकार के अंगों की बात कर लेते हैं। सरकार के संसदीय ढांचे में 3 अंग होते हैं। 3 अंग। नंबर 1 आता है हमारा कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका और नंबर 3 न्यायपालिका। अकॉर्डिंग टू टॉपिक, शीर्षक के अनुसार हम बात कर रहे थे संघीय कार्यपालिका की। संघीय कार्यपालिका में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। चूंकि अपने यहाँ जो अध्ययन करना है ये संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति का करना है। व्यवस्थापिका में हमारे 2 अंग है, हालांकि उसमें 3 अंग माने गए हैं। 2 अंग है हमारी संसद के 2 अंग, एक राज्यसभा और लोकसभा। किंतु राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि विशेष जब संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायपालिका में देश के सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक स्टेट पर या कहीं 2 स्टेटों का एक है, कहीं एक स्टेट के 2 न्यायालय है, तो इस प्रकार के जिसको हम बोलते हैं उच्च न्यायपालिका में सर्वोच्च जो पूरे देश का नेतृत्व करता है, पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय और फिर सेशन। ये न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू टॉपिक संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति की हम पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि यानी टॉपिक या शीर्षक की पृष्ठभूमि। टॉपिक या शीर्षक की पृष्ठभूमि में आता है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की समस्त कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की सारी कार्यपालिकाएं भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी और इनका प्रयोग राष्ट्रपति को दी हुई शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीश पदाधिकारियों द्वारा करेगा और अधीश पदाधिकारियों में संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक जो प्रधान है वो हमारी मंत्रिपरिषद होगी। वास्तविक प्रधान है वो मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति हमारे क्या है, सिर्फ
उसके नाम से किए जाते हैं। और वास्तविक जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद हमारी वास्तविक कार्यपालिका होगी। वास्तविक कार्यपालिका होगी, वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो देश का प्रधान है वो औपचारिक होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है। हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारतीय स्थिति में राष्ट्रपति क्या है, हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। यद्यपि कार्यपालिका का प्रधान का जो नामकरण था, कार्यपालिका के प्रधान का नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है। अमेरिका संविधान में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, उसी प्रकार उसका नामकरण है जो अमेरिका के प्रधान से किया गया है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां अमेरिका के समान नहीं है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण देश का एक प्रधान वैधानिक प्रधान होगा, कानूनी प्रधान होगा, जिसे हम राष्ट्रपति कहेंगे, और दूसरा हमारा वास्तविक प्रधान होगा, जिन्हें हम प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का प्रधान कहेंगे। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है, कानूनी प्रधान है, सारे काम उसी के नाम से किए जाते हैं। भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान ब्रिटिश सम्राट जैसी है। भारत में नामकरण तो हमें अमेरिका से लिया है, किंतु उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। दूसरी हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1, भारत में किसी भी संवैधानिक पोस्ट के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है। दूसरा, समस्त आयु वो आयु है जो राज्यसभा सदस्य के लिए, यानी उसकी आयु 35 वर्ष आयु हो। तीसरा, 2 योग्यताएं भारत का नागरिक हो। जब दोनों सदनों का संसद का राष्ट्रपति को अभिन्न माना गया है, तो राज्यसभा की जो आयु है 35 वर्ष है और लोकसभा की 25 वर्ष है। तो इसलिए उसकी ऊपरी आयु यानी 35 वर्ष की आयु हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा, किसी भी लाभकारी पद पर न हो। किसी भी लाभकारी पद पर न हो। किसी भी लाभकारी पद पर ना हो। लाभकारी पद मतलब जहाँ से वेतन लिया जाता है, जहाँ से हमें आर्थिक फायदा होता है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के कर्मचारी आते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। इस संबंध में जो लाभकारी पद है, इस संबंध में
उपराष्ट्रपति भारत का राज्य का राज्यपाल संघ और राज्य के मंत्रियों के सरकारी अधिकारी नहीं समझ जाएगा। MP MLA को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। 5 नंबर, किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य न हो। 6, भारतीय संघ में वो सारी योग्यताएं हों जो एक उच्च पद के लिए आवश्यक हो। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा किया कि सिद्धांतों के अनुकूल है, फिर वो पागल, दिवालिया, इस प्रकार का कुछ न हो। पागल, दिवालिया न हो, ये इसके लिए 6 योग्यताएं हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के राष्ट्रपति की ये 6 योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ पद पर आसीन न हो, विधानमंडल का सदस्य न हो, पागल, दिवालिया न हो। ये सारी की सारी 6 योग्यताएं भारत के राष्ट्रपति को मिलने के लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये हमारा राष्ट्रपति की योग्यता है। चौथा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे उपयोगी बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत पद्धति से किया जाता है। अप्रत्यक्ष यानी जनता सीधा नहीं चुनती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत पद्धति से होता है और चुनाव प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब बात यह आता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा हमें समझना है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में राष्ट्रपति के निर्वाचन की सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की सबसे बड़ी बात है 5 प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव में A, B, C, D और E। अब इसका मतलब यह है कि जो मतदाता वोट देगा, जो हमारा जनप्रतिनिधि वोट देगा, वो सब में वेराइटी देगा। उसने जैसे मान लो C को 1 नंबर रखना चाहता है तो C को 1 रखेगा, E को 2 रखेगा, A को 3 रखेगा, B को 4 रखेगा और B को 5 रखेगा। यानी उसका मत सभी को जाएगा, उसका मत सभी को जाएगा। परंतु काउंट गिनती होगी, गणना होगी, वो 1 नंबर से न होगी। 1 नंबर में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, 1 नंबर में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 द्वारा गणना होगी। 2 में भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 3 द्वारा होगी। इस प्रकार से स्पष्ट बहुमत 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव किया जाता है और 2/3 चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मत पद्धति को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में जो भाग लेते हैं जिनमें क्या होता है, कौन कौन भाग लेते हैं। एक तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। दूसरे राज्य विधानमंडलों के सदस्य, राज्य विधान मंडलों के सदस्य। शुरू में राज्य विधानमंडलों में जो संघ शासित प्रदेश थे उनके MLA को शामिल नहीं किया गया था,
उनके एमएलए सम्मिलित नहीं थे, किंतु 70वें संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह भी निश्चित किया गया कि जो हमारे संघ राज्य है दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके जो विधानमंडलों के सदस्य है वो भी इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं और उनको भी सम्मिलित किया गया है। अब इन दोनों को इसमें सम्मिलित क्यों किया गया है? राज्य विधानमंडलों को और संघ के सदस्य, संघ सरकार के सदस्यों को इसलिए शामिल किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाता है, अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख न रहकर संवैधानिक प्रमुख न रहकर राष्ट्रपति सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली मात्र रह जाएगा। और एक बात दूसरा ये रह जाएगा कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व। एक तो ये है हमारी स्थिति कि अगर सिर्फ संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो वह संवैधानिक प्रमुख नहीं रहेगा। दूसरा, राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए ये निर्वाचन पद्धति, ये इस निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। इस निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमने एकल संक्रमणीय मत पद्धति की बात तो कर ली, पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति में मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है? एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है उसमें मतों का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति में मतों का मूल्य, जो व्यक्ति वहां वोट देता है उसके मत का मूल्य क्या होगा, उसके मत का मूल्य क्या रहेगा, ये हमें देखने वाली बात है, ये हमें समझने वाली बात है। इसके लिए हमने न्यूनतम कोटा निर्धारित किया है। इसलिए हमने न्यूनतम कोटा निर्धारित किया है कि जो लोग वहाँ वोट देते हैं उन लोगों को संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक पद्धति के तर्क के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान होता है। चुनाव की सफलता पर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा होता है। न्यूनतम कोटा क्या है, ये देखिए ध्यान से देखने वाली बात। न्यूनतम कोटा क्या है? जितने कुल को मत दिए गए मत बटा में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतिनिधियों की संख्या कितने लोग हैं, प्रतिनिधियों की संख्या प्लस में 1, ये है न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। आगे हम देखेंगे कि इस पद्धति में मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। ये तो है न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, फिर कितने मत, कुल लोगों ने कितने वोट दिए, कुल मत कैसे निकाले जाते हैं वोट होता है। कुल मत कितने दिए, कितने लोगों ने निर्वाचन में भाग लिया, उनका भाग दिया उसमें प्लस 1 कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जनप्रतिनिधियों के आधार पर मतदान के मत का मूल्य। मतदान के मत का मूल्य, मतदान के मत का मूल्य, मतदान के मत का मूल्य
क्या है, मतदान के मत का मूल्य क्या है। निर्वाचन मंडल में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। शुरू में बताया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य है, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अपनाया गया है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बनाया गया, अलग अलग स्टेट के मतों का अलग अलग मत मूल्य है। अब इसमें ये सिद्धांत इसलिए अपनाया गया है कि कुछ राज्यों की जनसंख्या अधिक है, कुछ की कम है। दूसरा ये सिद्धांत इसलिए अपनाया गया है कि सभी राज्यों को बराबर मत मिले, सभी राज्यों को बराबर मत मिले। ये मत पद्धति इसलिए अपनाई गई कि सभी राज्यों को बराबर मत मिले। अब ये बराबर मत कैसे मिलेंगे, इनका मतों का मूल्य कैसे होगा। सबसे पहले हम करते हैं संघीय क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य। सबसे पहले विधान सभा के सदस्यों का मत मूल्य। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य क्या करते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का विधानसभा का सदस्य है, बटा में कुल विधानसभा सदस्य, कुल विधानसभा सदस्य, कुल विधानसभा सदस्य, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा में कुल विधानसभा सदस्य, निर्वाचित हुए लोगों की कुल सदस्य, भाग में 1,000, भाग में 1,000। ये होता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों का मत मूल्य, राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य। दूसरा होता है लोकसभा संसद के सदस्यों का मत मूल्य, संसद के सदस्यों का मत मूल्य। संसद के सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा, समस्त राज्य के जितने ये जो प्रत्येक व्यक्ति के मत के सदस्य मिले, पूरे भारत के जो लोग विधानसभा सदस्य है उनके कुल मत यानी विधानसभाओं के कुल मत, विधानसभाओं के कुल मत बटा में दोनों सदनों के यानी संसद सदस्यों की संख्या, दोनों संसद के सदस्यों की संख्या, संसद के सदस्यों की संख्या। और इस प्रकार से राज्य विधानमंडलों के लिए तो हमें भाग देते समय 1,000 का भाग देना पड़ेगा। इनमें जो संख्या आएगी पूरे देश के जो विधानमंडल है उनके सदस्यों का कुल मत बटा में संसद के सदस्यों की संख्या, बटा में संसद के सदस्यों की संख्या। इस प्रकार एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने राष्ट्रपति के बारे में पृष्ठभूमि पढ़ी, भारत में जब संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति की योग्यताएं पढ़ी, राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा और राष्ट्रपति के मतदान में मत मूल्य 2 विधानसभा सदस्यों का, संसद के सदस्यों का। इस प्रकार से आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। घर में रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते